हेलो फ्रेंड्स। मैं गितेश यादव। मैं अपने इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर के साथ आया हूं। और जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में सिलेबस और जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब इस लेक्चर के दूसरे लेक्चर में मैं आपके साथ अपने जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें हम ये देखेंगे कि लेक्चर टू है ये। और जो हमारा सिलेबस का पहला पॉइंट है वो हम देखेंगे, जो कि क्या है, इश्यूज एंड चैलेंजेस। अब चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ इसका एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विसेज का। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर के शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर के इश्यूज को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने पहले थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर ध्यान ले जाना चाहूँगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो भारत था, तो हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। अभी हाल ही में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 साल के वर्ष बनाया आज़ादी का। तो तब से लेकर के अभी तक हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या विकास किया और इसको कितने चरणों में बांटा जाता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये टोटल 4 फेजेस में देखा जाता है। ठीक है, 4 चरण इसके माने गए हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला वाला चरण है 50 से लेकर के 65, यानी कि 1950 से लेकर के 1965 तक आता है पहला चरण। दूसरा चरण आता है 1965 से लेकर के 1965 से लेकर के 1980 तक। तीसरा चरण आता है 1980 से 1900, कुछ इसको 90 बोल देते हैं, कुछ 91 भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने की थी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो जो चौथा फेज है वो चलता है 1991 से टिल नाउ, यानी कि अभी तक, जो वर्तमान में आज हम हैं वहां तक चल रहा है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके ये पूरे फेजेस में देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम किए गए, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने का प्रयास किया और वर्तमान में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सबको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अगेन मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर लेकर आया हूँ, तो आपको लैंग्वेज के बेसिस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी पहली स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं। तो पहला जो हमने रिफॉर्म किया था, मतलब जो पहला फेज हमारा शुरू होता है वो 1950 से 1965 तक शुरू होता है। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, हमें देखने को मिलता है कि एक तो ये भी था कि हम हमको इस टाइम पे बहुत दिक्कतें भी देखनी पड़ी थी, है ना। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो क्या बोलते, हमारे स्टेट्स की डिमांड हो रही थी, उसके चलते सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि सिविल वॉर की कंडीशन बन गई थी। तो हमें पहले ये सिविल वॉर को सुधारना था, क्योंकि सब स्टेट्स की डिमांड करने लगे थे। तो आखिरकार हमने 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास किया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना। और हमने स्टेट्स को एकीकृत किया, मतलब जैसी उनकी मांग थी उसके हिसाब से हमने बनाए, स्टेट्स को बनाए। तो इस बीच में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत सरकार ने क्या क्या किया इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमको जैसे कि पता है 1950 में हम आज़ाद हो गए थे, तो ट्रीमेंडियस एग्रियन रिफॉर्म किए गए यहाँ पे, है ना। ट्रीमेंडियस एग्रियन रिफॉर्म को हिंदी में अगर हम देखेंगे तो जबरदस्त कृषि सुधार। ट्रीमेंडियस है तो इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद आपको देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस यानी कि संस्थागत बदलाव क्या क्या हुए। डेवलपमेंट ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी थी। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि सहकारी साख समितियां या इंस्टीट्यूशन को कैसे हमने बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ा बदलाव जो था वो लैंड रिफॉर्म वाला था। इसके तहत हमने जमींदारी उन्मूलन को जिस एक्ट के तहत हमने जमींदारी का उन्मूलन किया था। और साथ ही साथ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जो मध्यस्थ होते हैं सरकार के और किसानों के बीच में कर अदायगी के, उसको हटाने का इसमें प्रयास किया गया। और जो वास्तविकता में जो जमीन पे काम करते हैं उनको जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मैनी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैज बीन मेड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संस्थागत और बुनियादी संरचना, बुनियादी ढांचे के तहत जो जो सुधार चाहिए थे वो सारे सुधार हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो इसे हम विभिन्न चरणों में विभिन्न उसमें देख सकते हैं, विभिन्न क्या बोलते हैं कैटेगरीज में देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो यही आता है कि वर्क डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन कौन से काम किए गए। इसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में।
और ये हमारे GS2 के पार्ट 2 में पार्ट बी जो हमारा है उसमें तीसरी या चौथी यूनिट में अलग से ये लिखा भी हुआ है। तो इसके वो आपको एक तो 3 नंबर में आपको अलग से तैयार करना है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था क्या? ये एक समग्र विकास करने का एक कार्यक्रम था। कहाँ पे? रूरल एरिया में। किसके सहारे से? पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जन सहभागिता के माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि पूर्णतः विकास करना था किसका? ग्रामीण क्षेत्र का। ठीक है। दूसरा कार्यक्रम जो किया था इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ था कि मेनली हमें अब जैसे हम भारत सरकार ने जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना लिया था, तो यहाँ पे लोन्स वगैरह देने की शुरुआत की गई थी। लोन्स भी कौन सी? इंस्टीट्यूशनल लोन। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लोन्स का मतलब ये होता है कि संस्थागत क्षेत्रों से लोन लेना। तो यहाँ पे संस्थागत क्षेत्र सबसे बढ़िया कौन से होते हैं? बैंक होते हैं। ठीक है। बैंक से ऋण लिया जाता है जो कि हमें कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाती है, और मॉर्गेज वगैरह जो भी हम गिरवी रखते हैं उसकी इतनी कठोर वो भी नहीं होते, टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं होती है इतनी कठोर। ठीक है। तो लोन्स फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया गया था। फिर इंटेंसिव प्राइस पॉलिसी को हमने कब अपनाया था? 1964 में अपनाया था भारत सरकार ने। फिर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, इसका मतलब ये था कि यही जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है ये आगे चल के CAPC, मतलब आज के डेट में जो हम CAPC जो सुनते हैं जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में वर्णन मिलता है, वो CAPC बताता है किसको? भारत सरकार को बताता है। फिर भारत सरकार ये तय करती है कि इसकी सिफारिश को कितने स्तर पे लागू की जानी चाहिए। ठीक है। तो यही CAPC पहले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण कब किया था? 1964 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो ये क्या हो गया? ये प्रोग्राम वाले, इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो कौन सी होती है? लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। ठीक है। सॉरी, एक तो आपको हो गया प्रोग्राम बेस्ड रिफॉर्म। ठीक है, प्रोग्राम बेस्ड रिफॉर्म। और दूसरा कौन सा हो गया? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन से हो गए? पहला तो ये इंटेंसिव प्राइस पॉलिसी जो हमने अपनाई थी, और दूसरा ये एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में हम आगे भी देखेंगे क्या क्या हुआ था। और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में एक ये पारित किया गया था, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एक्ट, ये पास किया गया था क्योंकि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे। तो उसको ध्यान में रखते हुए और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ये वाला एक्ट पारित किया गया था, जिसमें हाल ही में अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने संशोधन भी किया था। मगर किसानों ने जो अपना आंदोलन चलाया, किसान आंदोलन चलाया, उसके मद्देनजर रखते हुए इसको भारत सरकार द्वारा पुनः वापस ले लिया गया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? वैधानिक उपाय। मतलब वैधानिक उपाय में एक हो गया असेंशियल कमोडिटी एक्ट, और दूसरा ये हो गया ये जो हमने ये यहाँ पे मेजर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म के लिए जो एक्ट पारित किए गए थे ना, ये वाला एक दूसरा हमारा वो हो गया जिसमें हमने जमींदारी उन्मूलन जो एक्ट होता है ना, जमींदारी जमींदारी उन्मूलन एक्ट पास किया था। फिर इसी के साथ हमने इरिगेशन किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इसके लिए क्या क्या किया था? तो जो हमारा जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र के यानी कि ये राजस्थान वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया था ना, ये बहुत सूखा एरिया था। तो इसके विकास के लिए 1950 के पास जैसे ही हमने आज़ादी ली, और 1950 से ही हमने इंदिरा गांधी कैनल पे काम करना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आर्थिक समृद्धि काफी अच्छी आई। क्योंकि आर्थिक समृद्धि कैसे आई? क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल हो गया, तो यहाँ से एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला। एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलने से फार्मर्स जो इनकम हुई, उनकी इनकम बढ़ी, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। और आर्थिक स्थिति अच्छी होने से क्या हुआ कि आगे चल के इन्होंने फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है इसको काफी बढ़ावा मिला। तो आप एक तरीके से साइकिल देख सकते हैं कैसे कि पानी की अवेलेबिलिटी से कैसे एग्रीकल्चर को विकास हुआ, कैसे फार्मर्स डेवलप हुए, और कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कहीं देखे होंगे जो जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, इसकी जो अधिकतर फैक्ट्रियां हैं ये सबके सब वेस्टर्न पार्ट में ही सबसे ज्यादा विकसित हैं, है ना। राजस्थान वाले एरिया में जैसे बीकानेर के नमकीन हो गए, आलू भुजिया हो गए, ये सारे के सारे इसी एरिया की कंपनीज हैं जो कि डेवलप हुई हैं। और ये क्यों हो पाई हैं? क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल आ गई थी, और जिससे इनको एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिला, और एग्रीकल्चर के सपोर्ट से फिर फार्मर्स को सपोर्ट मिला, और फार्मर्स के बाद ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये तब्दील हो गया।
फिर दूसरा प्रोजेक्ट क्या था कि मेजर डैम वर्क कंस्ट्रक्टेड, कौन से डैम, जैसे भाखरा नागल डैम से ही इंदिरा गांधी कैनल निकाली गई है। फिर चंबल वैली प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश में लाई गई थी, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना भी है। फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये भारत की पहली प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो 1948 में या 46 के आसपास ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए। फिर कौन सा आता है कि सम फाइनेंशियल रिफॉर्म कौन कौन से किए गए फाइनेंशियली तौर पे, ताकि लोगों को संस्थागत रूप से उनकी पहुंच बन सके। तो पहला तो आरबीआई को हमने नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, आरबीआई जब स्थापित हुआ था 1934 के एक्ट के तहत, 1934 एक्ट के तहत, तब ये प्राइवेट एंटिटीज का एक बैंक था। मतलब इसमें जितनी भी पूंजी थी वो सब की सब निजी निजी लोगों ने अपनी लगाई थी। मगर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने क्या करा, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को हमने इसको नेशनलाइज कर दिया था। तो इस तरीके से हमने हमने जो है राष्ट्रीयकरण की तरफ पहला कदम उठाया था। और अ, ये ये जो है मतलब आपका हमारा जो वर्तमान में जो केंद्रीय बैंक है, इसको हमने नेशनलाइजेशन इसका कर दिया था और पूर्णतः भारत सरकार के अधीन इसको किया था। ठीक है, पूर्णतः मतलब धीरे धीरे, ताकि वित्तीय क्षेत्र में केवल आप ही प्रभावी रहें, इस हिसाब से। ठीक है, तो जो दूसरा मेजर हमने काम किया था वो क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये असल में बना कब था, 1921 में बना था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये बना था। फिर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो 2-3 बैंक को मिला करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1955 में। तो ये कुछ थे जो अलग-अलग तरीके से हमने रिफ़ॉर्म करके जो हमारा एग्रीकल्चर का पहला फ़ेज़ था, उसको डेवलप करने का कोशिश की गई थी। और जब हम इसके आंकड़े भी देखते हैं, तो अभी आंकड़े तो तो हमें ये समझ में आता है कि जितना भारत सरकार ने टारगेट किया था, उससे ज़्यादा हमने एग्रीकल्चर में उस टाइम पे हमने काफ़ी कुछ अचीव किया भी था। ठीक है? तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ये, हाँ, तो इसकी डेट मैंने जैसे आपको बताई दी, ये प्री में कई बार पूछते भी हैं और दूसरे पेपरों में भी हेल्पफुल रहेगा कि 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो ये हमारा पहला फेज़ था एग्रीकल्चर का, ठीक है? ये और इसी आधार पे ये पूरा हिंदी में है, जैसे ये पूरी स्लाइड, इसकी पिछली वाली स्लाइड पूरी इंग्लिश में थी, ये हिंदी में दी गई है। तो हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1965 से 80 तक। इस चरण में सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि इसी काल में 1966 में क्या शुरू हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसी के चक्कर में यहाँ पे जो हमें रिफॉर्म देखने पड़ते हैं वो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, यानी कि नई कृषि रणनीति अपनाई गई थी। वो क्यों अपनाई गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पे हरित क्रांति को बढ़ावा देने लगे थे। तो और ये जो हमने नई रणनीति अपनाई वो किसके ऊपर आधारित थी, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स पे आधारित थी, मल्टीपल क्रॉपिंग थी, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक थी, स्प्रेडिंग इरिगेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ये इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है ना, ये आज की डेट में भी चलता रहेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो डैम बनाया जा रहा है, तो इससे ना केवल लोगों को पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि एक ये भी एक एक टारगेट ये भी है कि इरिगेशन को वहाँ पे बढ़ावा मिल सके बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ताकि वहाँ का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ को कृषि संबंधित जमीन में लेकर आया जा सके। ठीक है, तो ये हमने काम किए थे इस एरिया में। इस सेकंड फेज में क्या क्या काम किए गए, वर्क डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या किए गए, तो वो ये थे। तो जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, दिस इज फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था को सुगम तौर पे या फिर बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके, इसलिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी 1969 में। एग्रीकल्चर साइंसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर साइंसेज यानी कि कृषि जनगणना किस वर्ष से शुरू की गई थी, तो ये 1970 से शुरू की गई थी। और दूसरे रिवॉल्यूशन जो थे, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये इसी साल इसी फेज में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ ये तो हमारे प्रोग्राम बेस्ड हो गए। अब इंस्टीट्यूशनल बेस पे इन्होंने, भारत सरकार ने क्या क्या किया था, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, और इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था
कि रूरल क्षेत्र में जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आपको फार्मर्स को लोन लेना है। ठीक है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आपको फार्मर्स को लोन देना है। तो अब जैसे यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ गया, तो आप इसको 3 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए कि 3 नंबर में अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है? फिर इसी यही जो जो सेकंड फेज़ है, इसी टाइम पे हमने 2 बार नेशनलाइज़ेशन किया, 1969 में एक बार नेशनलाइज़ेशन हुआ था और 1980 में नेशनलाइज़ेशन हुआ था, ठीक है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो हम की जो जड़ें हैं वो 1966 में देखी जा सकती हैं, क्योंकि इस साल में क्या हुआ था कि इस साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, इस साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो श्री मोरारजी देसाई साहब थे। तो इन्होंने जब अपना बजट प्रस्तुत किया तो इन्हें ये समझ में आया कि यार एक अलग से ज़रूरत है, मतलब एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है ताकि हम एग्रीकल्चर और बिजनेस को बढ़ावा दे सकें, या फिर एक ऐसे क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की अवधारणा 1966 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे धीरे-धीरे 1970 से 1973 के बीच में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को। ठीक है, तो आप ये ईयर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये प्री वगैरह में आपसे कभी पूछ ले कि कब इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ क्या हुआ था कि भारत सरकार ने गाडगिल समिति एक बनाई थी। ठीक है, गाडगिल समिति की स्थापना करी थी 1966-67 के आसपास। तो इन्होंने अपनी सिफारिश में है ना लीड बैंक करके, LEAD, लीड बैंक, जिसको हम हिंदी में अग्रिम अग्रिम बैंक कहते हैं, इसकी अवधारणा प्रस्तुत करी थी। ठीक है ना, LEAD, लीड बैंक। ये एमपीपीएससी इसको इसको 3 नंबर में पूछ पूछ भी चुका है। तो ये अवधारणा प्रस्तुत करी थी। तो इसमें क्या था कि यार जो कोई कोई जैसे जिला है, मतलब कोई कोई सा बैंक है, जैसे मान लो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है? तो इसको है ना 4 से 5 से 6 जिलों का हेड बना दिया जाता है और उस एरिया में पूरा का पूरा जो बैंक संबंधित ये काम रहता है वो यही देखता है। जैसे इंदौर हो गया, देवास हो गया, भोपाल हो गया, तो ऐसे 4-5 जिलों के लिए जो लीड बैंक है अपने यहाँ पे वो बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसे ही ये लीड बैंक है लेकर आया गया था। तो आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में एक पॉइंट इसको भी ऐड कर सकते हैं। गार्डिगिल समिति थी और ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड फेज। फिर आता है हम थर्ड फेज पे। ठीक है, तो थर्ड फेज में जैसे ही हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि थर्ड फेज में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुआ। तो इस फेज में क्या हुआ, अच्छा ये वाला जो फेज है ये चला कब से कब तक था? 1980 से 1990 तक चला था। 91 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं ईयर का। तो ये वाला जो पीरियड था इसने क्या अपने परिणाम इसने क्या देखने को मिले थे कि एक होते हैं खाद्यान्न फसलें और एक होती हैं गैर खाद्यान्न फसलें। जो खाद्यान्न फसलें यानी कि फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है? जो आपके फूड ग्रेन्स होते हैं इसमें आपके राइस आता है यानी कि चावल हो गया, इसमें व्हीट आता है जिसे हम खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें खाद्यान्न फसलें होती हैं। जिसे हम मतलब बड़े मेजर तरीके से, जिनको सोयाबीन हो गया, ठीक है? आपका बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें खाद्यान्न फसलों में आती हैं। जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है? जिनको हम अलग मतलब खेती में नहीं उगाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, है ना? जैसे फिशरीज़ हो गई, एग हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये नॉन फूड ग्रेन्स क्रॉप्स के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। तो हमें जब भारत सरकार ने अपने काम शुरू किए थे ना, तो जो तीसरा फेज़ था, इस तीसरे फेज़ में एग्रीकल्चर में तो हमें थोड़ा-सा डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिल गया था, मगर जो नॉन फूड क्रॉप्स थे, इसको हमें बहुत अच्छे से तेज़ी देखने को मिली थी। वो कैसे मिली थी? वो अभी हम समझते हैं कि 1970 में क्या हुआ। 1970 में व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया था, ठीक है? फिर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू रिवॉल्यूशन की कब स्टार्ट कर दिया था? 1985 में, जो कि 7वां 5 ईयर प्लान था। है ना? ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या था कि पूरे फिश वगैरह को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिए दिया, फिश के हो गया, झिंगुर हो गया, झींगा, इन लोगों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा था, ब्लू रिवॉल्यूशन। इसके अलावा क्या हो गया, एक पिंक रिवॉल्यूशन चला था, रेड रिवॉल्यूशन चला था, ये सारी चीज़ें हमने शुरू करी थी। इन्हीं के ईयर नहीं मिले हैं मेरे को। तो और फिर ये देखिए पोल्ट्री फार्मिंग में ये कौन था? डॉक्टर बंदा वासुदेव राव। तो इसको अपने पोल्ट्री फार्मिंग में काम के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इस कारण से हम ये देख सकते हैं कि जो फूड ग्रेन्स क्रॉप थे उसमें तो हमें कम वृद्धि देखने को मिली, मगर ज्यादा वृद्धि जो हमें देखने को मिली वो नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स में दिखी थी। ठीक है, वो क्यों दिखी थी? यही व्हाइट रिवॉल्यूशन भले 1970 में शुरू हो गया था, मगर इसके रिजल्ट तो बाद में आना शुरू हुए। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन 1985 में हमने शुरू कर दिया था।
इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा क्या काम किया गया था, एक नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में उस कमेटी का नाम बताइए जिस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब फिर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हमने देखा ही था कि ये 1964 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। 1985 में आकर के इसका नाम चेंज करके वर्तमान में जो नाम है CACP जो जिसे हम देखते हैं वो कर दिया गया था। ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन चला ही था एग का, इसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल गए थे और डॉक्टर बंदा वासुदेव राव को पद्मश्री से नवाजा गया था 1990 में, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये था हमारा तीसरा फेज। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं यह है चौथा फेज। तो चौथा फेज जो है वो 1990 से लेकर के, ठीक है, 1990 से लेकर के अभी तक का पूरा टिल नाउ है। ये तमिलनाडु नहीं है, ये टिल नाउ है, अभी तक, आज तक, अब तक, कुछ भी समझ लो। तो फोर्थ फेज में हमें क्या देखने को मिला, तो फोर्थ फेज में क्या हुआ था कि जैसा कि पता ही होगा आप लोगों की, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक बैलेंस ऑफ पेमेंट और विदेशी पूंजी और जो फॉरेक्स रिजर्व होता है इन सबको लेकर के एक बहुत बड़ा संकट आ गया था, वित्तीय संकट आ गया था। तो उससे उभरने के लिए हमने 1990 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, जो जिस पे ये भी बोला जाता है कि तो IMF और वर्ल्ड बैंक की थोपी हुई शर्तें थी। खैर जो भी हो वो एक पॉलिटिकल इशू है। तो मतलब 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। तो इसको जब अपनाया तो हमने डायरेक्टली एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ रिफॉर्म नहीं किया था, मगर इनडायरेक्टली ये वाली जो पॉलिसीज थी इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित किया था। अब जिस प्रकार हम ये देखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार ये 1991 की जो पॉलिसी आई तो इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले थे। ठीक है, दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंडियन एग्रीकल्चर वाज इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द LPG रिफॉर्म। तो कैसे हुआ, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं कि इसने क्या करा कि नई तकनीक एग्रीकल्चर फील्ड में यानी कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के लिए द्वार खोल दिए थे। ये सुधार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के द्वार खोलते हैं, किसानों की आय में वृद्धि करता है। अलग अब यहाँ पे भी दो चीजें आती हैं कि जो बड़े किसान थे, है ना, बिग फार्मर्स, उनकी उनकी आय में बढ़ोतरी हुई थी, मगर जो मार्जिनल वो सॉरी हाँ मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी जो आय थी वो कम हो गई थी। ठीक है, फिर भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला था, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो ये तो सकारात्मक प्रभाव हो गए। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ न्यू पॉलिसी इन एग्रीकल्चर आर, कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो पूंजी निर्माण की जो दर थी वो कम हो गई थी। ठीक है, पूंजी निर्माण की दर, जैसे वेयर हाउस की स्थापना हमें करनी रहती है, हमें मंडी की स्थापना करनी रहती है, तो इन सब की जो दर थी ये कम हो गई थी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 1995 में ही WTO की भी स्थापना हो गई थी, है ना, जिसके जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड जो रिफॉर्म्स थे वो काफी सवालों के घेरे में उस टाइम पे खड़े हो रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो पूंजी निर्माण की दर थी वो कम हो गई थी, फिर प्रॉब्लम ऑफ डेब्ट ट्रैप ऑफ फार्मर्स एंड सुसाइड ऑफ फार्मर्स। अब भारत सरकार ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो बहुत कर दिए थे, मगर फिर भी उस टाइम पे मतलब आप ये मान के चलो कि 70 से 80%, मतलब ये भी शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ कि जो फार्मर्स थे वो क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि साहूकारों, जमींदारों, इन लोगों से लोन लिया करते थे। और ये क्या करते थे, अब किसान तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, उनको जोड़ घटाई तो आती नहीं थी, तो वो अपने ब्याज दर के चक्कर में फंसते जाते थे और इस तरीके से उनके पास ऋण जाल की समस्या बन जाती थी और अंततः वो आत्महत्या कर लेते थे। आज के डेट में भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जहाँ पे किसानों की आत्महत्या के मामले हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और किसानों की ही बात अगर हो रही है तो हम 2018-19 का दौर कैसे भूल सकते हैं, जब मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीमच जिले से। ठीक है, तो मतलब फार्मर्स का अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। तो ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए। तीसरा क्या था कि अब हमने द्वार तो खोल दिए थे, तो उन लोगों के मतलब जो फॉरेन मार्केट थे उनके भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए थे। तो उससे हमारा मतलब फॉरेन कंपटीशन के चलते जो इंडियन का वो जो था प्रतिस्पर्धा वो झेल नहीं पा रहा था। ठीक है, क्योंकि प्राइस का काफी कुछ वो हो रहा था। अब उनके पास पहले से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है ना, मतलब सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और इन सब के चलते क्या होता है कि उनकी जो आउटपुट कॉस्ट होती है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बाद जो उनकी फाइनल कॉस्ट होती थी और अब हमारे यहाँ बनने के बाद जो कॉस्ट आती थी वो ज्यादा होती थी वो, और जो फॉरेन मार्केट के प्रोडक्ट्स होते थे उनकी कम होती थी। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी अगर सामान खरीदेगा तो वो लो कॉस्ट वाला ही सामान खरीदेगा। तो इस चक्कर में हुआ क्या, फेलियर टू गेट फेयर प्राइसेस ऑफ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
ड्यू टू फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, फिर क्या हुआ कि डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट और डिक्लाइन इन इनकम ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। जैसे ये मार्जिनल फार्मर्स की बात आ गई यहाँ पे हमने देखा भी था कि है ना, ये किसानों की आय में वृद्धि, है ना, इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स। तो ये केवल जो बड़े किसान थे, है ना, बिग फार्मर्स थे, उनकी उसमें हुआ था ये डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमें देखने को मिल गया था। तो इस तरीके से हमने देखा है कि कैसे 4 फेजेस में भारत ने अपने कृषि विकास को बढ़ावा दिया था। और अ, और वर्तमान में भारत सरकार क्या कर रही है? तो भारत सरकार द्वारा जो 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए गए हैं, इसके लिए हम अलग से मतलब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मध्य जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में भी एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कृषि संबंधित योजनाएं। तो वो वाला टॉपिक जब मैं कवर करूंगा तो आपको भारत सरकार द्वारा जो भी काम किए गए हैं उन सबकी पूरी लिस्ट एक ही बार में बन के आपके पास तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने चारों फेजेस देख लिया। अब हम पूरा कंपाइल करके एक बार में देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहला तो यही है कि फार्म होल्डिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। अब हमारे यहाँ जैसे जो फैमिली है ना, तो फैमिली वैसी काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो फैमिली जब बड़ी होती है, जैसे कि किसी फैमिली में अगर एक मदर है, ठीक है, फादर है, अब उनके 6 बच्चे हो गए, 6 में से मान लो कि 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अब उनके पास 10 ही एकड़ जमीन है। ठीक है, 10 एकड़ जमीन, इनमें बंटवारा होके जो बचेगी तो कितनी कितनी बचेगी अगर देखें भी तो ज्यादा बचती नहीं है। फिर इन 4 की शादी होगी, फिर इनके बच्चे होंगे, फिर इनके यहाँ जमीन का बंटवारा होगा। तो फार्म होल्डिंग यानी कि जो आपका कृषि कृषि क्षेत्र में किसके पास कितना है, वो बहुत कम है लोगों के पास। मतलब वो 40% ऑफ फार्म इन इज लेस देन 1 हेक्टेयर। मतलब हमारा 40% किसान जो है वो उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं। और एक नीति आयोग का एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया था कि 86% जो फार्मर्स हैं हमारे यहाँ वो स्मॉल हैं या फिर मार्जिनल है। सीमांत किसान और छोटे किसानों की कैटेगरी में आते हैं 86% हमारे यहाँ किसान। तो इससे होता यह है कि छोटी छोटी खेती में ये होता है कि आप जितना लागत लगाते हैं, ठीक है, आप जितना भी आपकी कॉस्ट लगाते हैं, छोटी जमीन होने के कारण उसमें से भरपाई होती है वो पूरी की पूरी उसी में निकल जाती है। आपके पास एक्स्ट्रा इनकम कुछ नहीं बचता। मतलब बहुत कम रेशियो रहता है। अगर ज्यादा भी बचता होता है तो आज हम इतने इतने उसमें मतलब फार्मर्स की इतनी बेकार कंडीशन तो होती नहीं ना। तो फार्म होल्डिंग बहुत कम है, ये एक इशू है हमारे यहाँ। ठीक है, क्योंकि क्या हमने जब क्या बोलते वो फार्मर्स एक्ट लेके भी आए थे ना, जमींदार उन्मूलन वाला एक्ट, तो उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो ठीक से लागू ही नहीं हो पाया। और वो केवल केरल और बांग्लादेश में ही लागू, वो सॉरी, केरल और वेस्ट बंगाल में ही लागू हुआ था। इसके चलते क्या हुआ कि केरल में ये रिपोर्ट आती है कि केरल में मेरे ख्याल से 1% है या 2% लोग हैं जिनके पास उनकी खुद की खेती नहीं है। बाकी वहां पे 98% लोगों के पास अपनी खुद की जमीनें हैं। अब खुद की जमीनें हैं तो हम बाकी क्षेत्रों में भी देख सकते हैं कि उसने कैसे कमाल करके रखा हुआ है केरल ने। हर जो भी रिपोर्ट आती है सब में वो फर्स्ट फर्स्ट ही रहता है, चाहे वो हेल्थ की हो या फिर एजुकेशन की हो या फिर कोई और। ठीक है, फिर इशू रिलेटेड टू इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई से संबंधित मुद्दा, जल उपयोग दक्षता बहुत कम है हमारे। अब जल जल उपयोग दक्षता का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये मतलब होता है कि कैसे आप न्यूनतम चीज में यानी कि मिनिमम चीज से आप कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो। हाँ, मैक्सिमम आउटपुट, ये होती है दक्षता। तो ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ बहुत कम है, क्योंकि हम चाहें तो 100 लीटर पानी से सिंचाई करके भी हम, है ना, गेहूं ही उगा रहे हैं। और 50 लीटर सिंचाई से भी हम चावल ही, वो सॉरी, राइस उगा रहे हैं। और 50 लीटर से भी हम राइस ही उगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 50 लीटर एक्स्ट्रा जो चला गया उसका क्या होगा? तो ये चीज थी हमारे यहाँ, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने हर बूंद से फसल करके एक योजना थी वो शुरू करी थी। ठीक है, तीसरा क्या आता है? इशू अराइजेस बिकॉज ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी से क्या हुआ है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है भारत का वो ही बदल गया है। मतलब जैसे महाराष्ट्र के एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे आप बारिश थोड़ी कमी होती है ना। जैसे कि अगर आप ये मैप देखोगे तो मैप में ये वाला जो एरिया है ये महाराष्ट्र का एरिया हो गया। अब यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, अब जैसे कि आपको भी पता ही होगा एक रेन शेडो रीजन होता है। जैसे यहाँ पे अरेबियन सी से बादल आते हैं तो पूरा का पूरा पानी यहीं बरस जाता है। और फिर जब बादल बरस के यहाँ चला जाता है तो यहाँ पानी गिरता नहीं है क्योंकि उसमें इतनी नमी नहीं रहती है। तो ये वाला जो क्षेत्र रहता है ये क्या हो जाता है? ये सूखा रह जाता है।
मगर उसके बाद भी महाराष्ट्र में शुगरकेन मतलब गन्ने की खेती सबसे ज्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है? सब्सिडी के कारण, एमएसपी के कारण। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा को अगर आप देखोगे तो राइस में एमएसपी सबसे ज्यादा है, जिस कारण से हर स्टेट जो है वो राइस को उगाता है, चावल को उगाता है। जबकि पंजाब की आप भौगोलिक दशाएं अगर देखेंगे तो वो धान की खेती के लिए इतनी सुटेबल नहीं है। ठीक है। तो ये सब्सिडी के कारण ये एक मुद्दा नजर आता है। फिर क्लाइमेट चेंज तो है ही, जिसने हमारे क्रॉपिंग पैटर्न और जो फसल को उगाने की और पकाने की जो सनलाइट वगैरह इन सब से जो रहता है, और इसके कारण आप आए दिन है ना क्या बोलते टैक्स वगैरह देखते रहते हैं, है ना। मतलब फसलों के ऊपर कीड़े मकोड़ों और दूसरी चीजों का, वायरस का, फंगस का, इन सब का अटैक होता ही रहता है जो क्लाइमेट चेंज है। इसके कारण कई बार साइक्लोन आते हैं, है ना, बेमौसम बारिश हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये क्लाइमेट चेंज के ही कारण हो रहा है। तो ये एक इशू है हमारे यहाँ। तो रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सिक्किम है, ये पहला स्टेट है जिसने मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का दर्जा प्राप्त किया है। मगर रिपोर्ट ये आई थी कि, है ना, रिपोर्ट ये आई कि भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो आपने अपना लिया, मगर उससे हुआ यह है कि जो सॉइल है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तो बड़ी है ना, सॉइल की जो उत्पादकता है वो तो बड़ी है, मगर जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट से, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें पॉजिटिव रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा हमने सोचा था। हो सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म में, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस रहता है, कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, है ना। वेटेज टू राइस एंड वीट इन एमएसपी। अब एमएसपी जो है ये डिसाइड तो भारत सरकार करती है, किसके रिकमेंडेशन पे? सीएसईपी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है। अब ये टोटल जो है 23 क्रॉप है, इसके ऊपर हम क्या देते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं। और इसकी कैटेगरी है अलग अलग, टोटल जैसे सात, सात, 5 और 4, ये ऐसी कैटेगरी है। 7 कौन सी है? ऑयल सीड्स हैं, यानी कि तिलहन फसलें हैं। ठीक है। 7 कौन सी है? सीरियल्स हैं, यानी कि खाद्यान्न फसलें। 5 कौन सी है? पल्सेज हैं, यानी कि दलहन फसलें। और 4 कौन सी है? ये है आपकी वाणिज्यिक फसलें, यानी कि कमर्शियल क्रॉप। तो इसमें भी से भी ये जो 7वीं कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है सीरियल्स वाली, इसमें भी सबसे ज्यादा किसको हम वेटेज दे रहे हैं? राइस को और व्हीट को। तो इसके कारण होता यह है कि हर जो किसान होता है वो बस धान और गेहूं ही उगाता है, और कुछ उसको नहीं है पता रहता। ठीक है। तो एमएसपी ये एक मुद्दा हो गया। रिड्यू ये जो मिट्टी की उर्वरकता है ये हम कम होती जा रही है ना। इसी को देखते हुए अभी सेव सॉइल कैंपेन चलाया गया, और इसी के तहत हम सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भी शुरू की गई है, ताकि सॉइल की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखा जाए। ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फर्टिलाइजर को अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, हम खरपतवारों का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, सिंचाई की अंधाधुंध, मतलब आवश्यकता से अधिक हम पानी का वेस्टेज कर रहे हैं। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, मतलब बुनियादी संरचना को लेकर के एक मुद्दा है क्या, कि लेस स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे यहाँ जो वेयर हाउस हैं वो कम, मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। आप कभी भी जैसे जैसे मैं अपने भी गांव जाता हूँ कभी कभी, तो मुझे ये देखने को मिलता है यार कि जैसे ये रोड है ना, अब ये रोड के आगे इन्होंने वेयर हाउस बना तो दिया है, मगर फसलों का उत्पादन मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि पन्नी से ढांक ढांक के, ये यहाँ पे इन्होंने मतलब अलग से वो बना के रखे हों। यार ये देखो तो समझ में आता है। तो लेस स्टोरेज कैपेसिटी, अब यहाँ पे कभी पानी गिर जाता है ना, कभी पन्नियां फट जाती हैं, पन्नी से ढक ढक के रखते हैं, हवा लगती है, धूप लगती है, तो इससे अनाज क्या होता है? खराब हो जाता है। तो पूरी की पूरी मेहनत यहाँ पे खराब हो जाती है। और कोल्ड स्टोरेज तो है ही नहीं हमारे यहाँ, मतलब ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना बहुत ही कच्चा है हमारे यहाँ, मतलब बहुत ही कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल ना के बराबर है हमारे यहाँ। तो लेस स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे यहाँ। फिर लेस एग्री क्रेडिट, मतलब स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, तो उसने ये बताया कि जो कृषि ऋण है इसका परसेंटेज बहुत कम है, तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा भारतीय कृषि में मुद्दे और चुनौतियां, जिसमें मैंने इसको 9 पॉइंट्स में कवर किया है। आप चाहें तो इसको अलग से भी देख सकते हैं, और जो फेजेस हमने देखे हैं, है ना, चरण जो अलग अलग देखे हैं, उनमें से भी आप अलग अलग पॉइंट्स निकाल के इसमें आपका अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। आप डाटा वगैरह का भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए। तो ये था एग्रीकल्चर वाला पार्ट।